बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड जो है वो बड़ा नुमाया है। एब्सोल्युटली नॉट का ये ट्रेंड है और ये वो दो टोक जवाब है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ अमरीकी एक टेलीविज़न चैनल है उसको इंटरव्यू देते हुए एंकर के सवाल के जवाब में दिया। जब ये पूछा गया इमरान खान साहब से कि क्या आप अमरीकी हुकूमत को इस बात की इजाजत देंगे कि वो CIA के जरिए पाकिस्तान से सरहद पार अलकायदा, दाइश या तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां करे, जिस पर वजीर आजम ने जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट, किसी सूरत नहीं। जिसके बाद वो तमाम अफवाहें और वो जो चहमगोइयाँ हो रही थी गुज़श्ता चंद दिनों से हम सुन रहे थे, मुख्तलिफ हलकों में ये बातें हो रही थी कि शायद कुछ नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ मुलाकातें हमने भी देखा, कुछ राब्तों में इजाफा हमने भी देखा पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान, और कुछ इस तरह की बातें हो रही थी कि शायद अफगानिस्तान से चूँकि अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा है उसके बाद पाकिस्तान की ज़रूरत अमरीका को अब ज़्यादा महसूस होने लगी है और कुछ ताल्लुकात बहाल भी किए जाने और कुछ डिमांड्स जो हैं वो भी अमरीका की पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में जिस तरह से पुरतशद्दुद जो कार्रवाइयाँ उसमें इजाफा हम देख रहे हैं, उसका जवाब देने की अगर ज़रूरत अमरीका को पड़ती है तो कहीं वो पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल ना करे। सो इस हवाले से शायद पाकिस्तान से कोई बातचीत हो रही है, लेकिन आज वज़ीर आज़म का जो दो टोक जवाब था एब्सोल्युटली नॉट का, उसके बाद ये तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। नाज़रीन, आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये बातें क्यों हो रही थी और अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस बयान के बाद जो है वो किस हद तक इनमें कमी आएगी। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, एक तो माजी में जो है जो जिस किस्म का जो कुछ होता रहा, जाहिर है पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसका हिस्सा भी था, एलाए भी था अमरीका का। क्या आप समझते हैं कि अमरीकी हुकाम को ज़मीनी या फ़िज़ाई जो रसाई देने की जो बातें की जा रही थी उसके पीछे क्या वो माजी के तजुर्बात हैं या फिर अमरीका क्या अभी तक हम उसको बावर नहीं करा सकें कि अब शायद वो सूरत हाल नहीं होगी जो माजी में जिस तरह से जो कुछ होता रहा, और अब वज़ीर आज़म ने जो ये बात की उसके बाद किस हद तक इसमें कमी आएगी? क्या अभी भी कोई उम्मीद है अमरीका को पाकिस्तान से इस किस्म की? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक अमेरिका का डिमांड का ताल्लुक है तो उनके जो एक तो CIA चीफ जिसने दौरा किया था पाकिस्तान का, विलियम बर्न्स ने, उससे जो न्यूयॉर्क टाइम ने स्टोरी मंसूब की है, जो उनका सहाफ़ी है मजीदी, वो तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से जो हमने डिमांड किया है बेसिस का, तो उसमें पाकिस्तान के कुछ लिमिटेशंस वो रखना चाहते हैं जो अगर बेसिस देंगे तो कुछ लिमिटेशंस के साथ। दूसरी बात यह आ जाती कि पाकिस्तान ने खुद एग्री किया है कि हम जो 2001 का मुआहदा है उसके तहत हम जमीनी और हवाई जो राहदारियां हैं वो फराहम करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका का अब अफगानिस्तान में विड्रॉल के बाद क्या रोल रह जाता है और कि जिसके लिए ये राहदारी चाहता है और बेसिस चाहता है। इसके बारे में जो उनके जनरल मैकेंजी है जो कि सेंटकॉम कमांडर है, उसने सेनेट को ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान को दाइश, अलकायदा और इसके अलावा अहरार और TTP से खतरा है कि अगर वहां पर अमन माहिदा नहीं होता तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, ड्रोन की या इनके जो एयर एसेट्स है या सर्वेलेंस सिस्टम है, उसके जरिए पाकिस्तान की हम मदद कर सकते हैं। और तो एक तरफ तो उसने खतरे का ऐलान किया, दूसरी तरफ पर पाकिस्तान को एक किस्म का लालच दिया, भेंट दिया कि हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसमें फिर सवाल पैदा होता है कि आया अगर ऐसी कोई जरूरत थी तो वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दे दे। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और बड़े टेक्नोलॉजी के लिहाज से या उसके ऑपरेशन के लिहाज से काफी आगे है। दूसरी बात अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कही है कि बिल्कुल दो ठोक अल्फाज में, जिसके बाद जो एंकर पर्सन था उसके पास कोई सवाल नहीं रहा और कि उस पर दोबारा सवाल पूछते कि दो ठोक अल्फाज में उसको डिनाई कर दिया। लेकिन साथ साथ ये बात आ जाती है कि मकसद तो फिर वही है कि अगर आप राहदारी दे रहे हैं एयर की और लैंड की और वो एक्सेस दे रहे हैं तो मानिए एक तो उनके जो बेसिस है जो कि मिडिल ईस्ट में है, खुसूसी कतर तौर पर UAE में,
बहरीन में, उसको वो इस्तेमाल करेंगे। अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लैंड और एयर रूट्स इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, उनका मुआहिदा इंडिया के साथ है, और इंडिया के साथ उनका जो बेका का मुआहिदा है उसके साथ वो लॉजिस्टिक भी फराहम करेंगे, बेसिस भी फराहम करेंगे। तो अगर वो बेसिस उधर से ऑपरेट करते हैं जो कम से कम फासला बनता है पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को, लेकिन जनरल साहब, पाकिस्तान के रहदारियों का क्या हो? जनरल साहब, लेकिन अगर भारत को मतलब स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन इसमें भी शिफ्ट हमें देखने में आया है, तो भारत अगर बेसिस फराम भी करता है तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जबकि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर, जैसे मिशेल भी कह रही थी, वजीर आज़म ने एब्सोल्युटली नो कह दिया। सो पाकिस्तान अगर एयर स्पेस नहीं देगा तो भारत में बेसिस कायम करने का क्या फ़ायदा अमेरिका को? मेरे ख्याल में कि इसको हमने स्टेटमेंट को हमने बेसिस के मुताबिक उसने दो टोक कहा है कि नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक 2001 के मुआहदे का ताल्लुक है जिसमें राहदारियां है, एयर लॉक है और ग्राउंड लॉक है, उसको उसकी इजाजत है, क्योंकि वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी उसको कंफर्म किया था। तो अगर ये बात है तो जाहिर है कि फिर, लेकिन सर उसी मुआहदे के तहत आपने कोलिशन सपोर्ट फंड की एक बहुत बड़ी रकम अदा करनी थी। पाकिस्तान का जो नुकसान है वो $100 बिलियन प्लस है, जवाब में आपको पीनट्स मिला। तो अमेरिका को ये भी तो देखना है कि आप अगर पाकिस्तान से इस किस्म की फैसिलिटेशन चाहते हैं तो जवाब में पाकिस्तान को आप क्या ऑफर कर रहे हैं? जी, उसमें आपने देखा होगा कि इनका जो रिसेंट बजट जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो उसमें पाकिस्तान के लिए उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में फिर कुछ डॉलर्स मिलियंस टाइप रखे हुए हैं। तो जाहिर है कि वो उम्मीद तो लगाए बैठे हैं, लेकिन बात ये है कि हमने अपना नफा और नुकसान को और अपने नेशनल इंटरेस्ट को और सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर एक पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है, और उस पॉलिसी के साथ मेरे ख्याल में क्या पोजीशन भी है, और इसके अलावा जितने हमारे इदारे हैं वो सारे अगर ऑन बोर्ड हो तो इस बारे में कोई लाएअमल क्लियर कट देना चाहिए कि अगर बेसिस नहीं देते तो फिर राहदारियां देने का क्या सवाल है। और फिर जो अमेरिका कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान से निकल रहे हैं लेकिन रीजन से नहीं निकल रहे हैं, अगर रीजन से नहीं निकल रहे हैं तो क्या अब अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसको जिस तरह रशिया निकला था और उसके बाद वो क्राइम बेबी पाकिस्तान के हवाले किया था, क्या वो जैसी सूरत हाल तो नहीं होगी? अगर वो होगी तो इस 20 साल जंग का महवर तो अमेरिका था, अब उसको रीजनल ममालिक पर और खुसूसन पाकिस्तान पर डालकर जी जी क्या मानी रखता है? जी सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हम जो वो ट्रेंड भी देख रहे हैं, बड़ी सरशारी का, बड़े फख्र का, एक खुद मुख्तार मुल्क का शहरी होने का एक एहसास जो है वो इस वक्त पाकिस्तानियों में जो है वो हमें नज़र आ रहा है, शायद जिस मौके का बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद। आप समझते हैं कि अभी तो हम देख रहे हैं कि बराबरी की बुनियाद पर बातचीत हो रही है, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, लेकिन क्या कोई अगर नहीं मानता पाकिस्तान, जैसा कि हमें नज़र आ रहा है, तो क्या कोई प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में? अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? देख लो, अमेरिका दोनों ऑप्शन इस्तेमाल करता है, कैरेट एंड स्टिक टेक्निक इस्तेमाल करता है। अब वो तो कैरेट पर बात हो रही है, लेकिन साथ साथ थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन भी उन्होंने कर दी है, जिस तरह के मैंने बताया कि मैकेंजी, जनरल मैकेंजी ने जो ब्रीफिंग दी है सेनेट को। अब इसमें बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने पत्ते इस मौके पर किस तरीके से खेलने और एक बैलेंस जो इस रीजन में चाहिए, उस बैलेंस तो वो टाइप जो वॉक ऑन द टाइट रोप है उसको किस तरीके से बैलेंस करता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर स्पेशली जो अगर खित्ते के या रीजनल सिनारियों में देखते हैं तो चाइना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और कंट्री है, और उसका सीपैक जो है वो एक गेम चेंजर है। उस फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है वो जाहिर अमेरिका के आंखों में तो खटकता है, और साथ साथ इंडिया का भी। तो आया ये राहदारी अदा कर क्या पाकिस्तान को चाइना से थोड़ा सा दूर करना है या चाइना को नाराज करवाना है, ये भी एक बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की इक्तिसादी जो लिंकेज है या उसका जो पिवट है अभी चाइना के साथ है। तो अमेरिका अगर इमदाद थोड़ा बहुत देता है वो तो वही जियाउल हक वाली, जनरल जियाउल हक वाली बात की ही पीनट्स है, और इस पीनट्स पर पहले भी हमारा $33 बिलियन दिए और हमारा नुकसान
$40 बिलियन हो चुका है। बिल्कुल तो बिल्कुल घाटे का सौदा कौन करेगा? जी और इसको भी देखना होगा। जी ब्रिगेडियर साहब, एक ये हकीकत है कि अफगानिस्तान की हुकूमत जो है उसका कंट्रोल कई इलाकों पर नहीं है। ये भी एक हकीकत है कि वहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकाने हैं, और ये भी एक हकीकत है कि वो उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान और अमेरिका की अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे आपने कहा कि अगर एयर स्पेस पाकिस्तान अलाउ करता है बेसिस, तो वज़ीर आज़म साहब ने वाज़े तौर पर कह दिया, तो क्या पाकिस्तान उनसे ये मुतालबा कर सकता है जो माजी में भी करता आया है कि जो दहशत गर्दों के महफूज पनाह गाहें हैं अफगानिस्तान में, उनको तो आप टारगेट करें। पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स आपको याद है मुशर्रफ दौर में कितने हुआ करते थे, लेकिन अफगानिस्तान में जो हमारे दुश्मन छुपे बैठे हैं उनके खिलाफ अमेरिका ने क्या कार्रवाई की? देख लो, ये जो टीटीपी था या दाइश है या इसके अलावा बाकी जो इस किस्म के नॉन स्टेट एक्टर्स के जो ग्रुप है, क्या अमेरिका के CIA उनके नॉलेज में नहीं है कि उनको किसने एक अम्ब्रेला के तहत लाया है, और उनको जो सपोर्ट है और लॉजिस्टिक्स है, इसके अलावा माली सपोर्ट उसको कौन देता है, जेम्स स्पॉयलर का किरदार वहां पर कौन अदा कर रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन कौन और किसके इशारे पर इस्तेमाल हो रही है, ये सब तो उनको पता है। लेकिन उसके बावजूद जबकि पाकिस्तान फ्रंट लाइव भी था, और उसके बावजूद ये जो ग्रुप्स वहां पर ऑपरेट भी कर रहे थे और पाकिस्तान पर हमले भी कर रहे थे। तो वही वाली बात आ जाती है कि दोगली पॉलिसी तो उन्होंने रखी कि एक तरफ पाकिस्तान को एक किस्म के मुश्किल में भी रखा और साथ साथ उस मुश्किल में उससे कुछ फवाइद भी हासिल करते रहे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जो एयर पावर थी या जो उनके ड्रोन्स थे या उनके जो कंप्लीट सर्वेलेंस सिस्टम था, उनको उनके खिलाफ, इन ग्रुपों के खिलाफ उस जारहाना अंदाज में उसको इस्तेमाल नहीं किया। कुछ एक दो का चीजें हो जाती थी कि हरार का कोई लीडर या इसके अलावा टीटीपी का कोई लीडर मारा जाता था, और वो ये था कि पाकिस्तान के जो रिजर्वेशन थे उसको एड्रेस करने के लिए। लेकिन ओवरऑल एक बड़ा ऑपरेशन उन्होंने उनके खिलाफ नहीं किया, बल्कि ये भी देखा गया कि दाइश के खिलाफ जब 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 जाविया तंग हो जाता था उस पर, तो अमेरिका के कुछ एयर एसेट्स उनकी मदद भी करते थे और इस तरह अफगानिस्तान हुकूमत के भी करते थे। तो जाहिर है कि उन्होंने कुछ पाले हुए थे तो तभी उसको प्रोटेक्ट करते थे। जी अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जाहिर है पड़ोसी जो है वो तो पाकिस्तान है, इतने साल जो अमरीकी अफवाज हैं वो रही अफगानिस्तान में, अब वहाँ से वो जा रही हैं, उसके बावजूद जो सूरत हाल है जो इस वक्त हम देख रहे हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जिस तरह से हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को ये भी जो है बावर कराया जा रहा है या एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि नुकसान जो है वो आपका भी हो सकता है। सो क्या इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जब अमरीकी फ़ौज का इनखला हो जाता है तो क्या पाकिस्तान जो है उसको भी किसी हद तक ज़रूरत होगी किसी तरह की सपोर्ट की, अमरीका की या अमरीकी फ़ौज की, आप समझते हैं? जहाँ तक अफगानिस्तान के सूरत हाल का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में कि अगर बातचीत को कामयाब बनाना था और ये उनका एक मंतकी या इस जंग का खात्मा चाहते थे, खुद तो निकल जाएगा। वो तो ठीक है, सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर सबका नेबर होता है। लेकिन दूसरी बात यह आ जाती है कि जब अशरफ गनी हुकूमत या अब्दुल्ला या इसके अलावा तेरी साहबा जाते हैं जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था, और वो दोनों के हाथ खड़े कर देते हैं, एक को चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे को सदर बनाते हैं, और उनके आईन में भी ये नहीं होता, तो जाहिर है उनके तो होल्ड था, उनको तो बात मनवा सकते थे। लेकिन अशरफ गनी हुकूमत से उसने ये बात नहीं मनवाई कि भाई ये जो कैदियों का तबादला है इसमें जल्दी ले आए, जो बातचीत है उसको मंतक़ी अंजाम तक पहुंचाए, और जो अमन का रास्ता है उसको इख्तियार करे, इसको डिले न करे, ताकि इनके निकलने तक अफगानिस्तान में कोई उबूरी हुकूमत बन जाती। लेकिन अमेरिका ने उस तरीके से प्रेशर नहीं डाला। वो मेरे ख्याल में रीजन को एक डिस्टेबलाइज, क्योंकि उनके सर जंग चल रहा है चाइना के साथ उस जुमरे में, और फिर रशिया को भी थोड़ा सा बे में रखना चाहते हैं ताकि वो दोनों पावर कन्वर्ज न कर जाए, स्पेशली जो साउथ एशिया है या सेंट्रल एशिया है उसमें। तो इस मकसद के लिए उन्होंने ये एक बोन ऑफ कंटेंशन को या इस नासूर को रस्ते हुए छोड़ दिया है। ठीक दूसरी बात, जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ थे, और ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब हमें ज्वाइन करने का। बाकी बातें तो हो रही, वज़ीर आज़म का जो बयान और बड़ी उसकी पज़राई मिल रही है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। मेरा इससे हट के एक सवाल है
कि अफगानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये काफ़ी अरसे से ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एजेंडा क्या है? क्या ये अफगान हुकूमत चाहती है कि वो इस तरह का स्पॉइलर का किरदार अदा करें या कहीं और से उनकी कोई डोरें हिला रहा है? ये ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मुझे दावत देने की। आपके सवाल के अगर दो हिस्से हैं, पहले हिस्से पे चलते हैं कि उसका एजेंडा क्या है। तो ये अफगानिस्तान में भी काफ़ी लोगों को मालूम नहीं कि उसका एजेंडा क्या है, लेकिन एक जो मुख्तसर एक जवाब है तो यही कहा जाएगा कि वो लोग जो पाकिस्तान के अहम किरदार को तस्लीम नहीं करते और या उनका पाकिस्तान के हवाले से ख़ास एक मखसूस कुछ लोगों की जो सोच है, ये उसी सोच की अक्कासी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब का मसला है सिर्फ पाकिस्तान को, ये जो आपने दूसरा हिस्सा किया कि अफगान गवर्नमेंट का किया उसकी क्या पॉलिसी है, पाकिस्तान को थोड़ा सा इस पे इसलिए अफसोस है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब तो एक इंडिविजुअल है, एक शख्सियत है। अगर वो एक बयान देता है और वो वैसे भी उसको लोगों ने पसंद नहीं किया, वो अफगान जो पाकिस्तान से गिले शिकवे करते हैं, पाकिस्तान के बारे में उनकी अपनी सोच है, लेकिन उसके कुछ अल्फाज को अपने लीडर को अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब के उनको पसंद नहीं किया। और देखो, मैं अक्सर एक बात करता हूँ अफगान मीडिया में, अगर पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान के रोल को अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान का अमल में एक किरदार हो, तो उसके लिए सबसे बुनियादी जो शर्त है वो ये है कि एतमाद की फिजा हो, बदएतमादी ना हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक एपेप्स के नाम से जो एक दो तरफा डायलॉग का एक निज़ाम है, उसके 13 उसूलों में से एक उसूल ये भी है कि एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह अवामी इज्तिमात में, पब्लिक में इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। चलो, इल्ज़ामात का कभी कभी तो ये एक फितरी बात है कि अफगानिस्तान से अक्सर आते हैं, लेकिन जब आप किसी कौम को ऐसे अल्फाज से याद करते हैं, पूरी कौम को, हम अक्सर अफगान से सुनते हैं जब हम जाते हैं काबल, या वैसे सुनते हैं कि हमारा अवाम से कोई गिला शिकवा पाकिस्तानी से नहीं है। उनके बयानात तो पाकिस्तानी अवाम की तौहीन के भी मुतरादिफ है। आप पाकिस्तान की हुकूमत की पॉलिसियों से बिल्कुल इख्तिलाफ करें, आपको हक है आप उस पर तनकीद भी करें, लेकिन अगर आप किसी कौम को गाली देते हैं, पूरी कौम को, तो मेरे ख्याल में उसको तो कोई कबूल करेगा, और उसकी शख्सियत का भी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब इसी पिशावर में रहा है, उसके जो नाना है वो पिशावर के थे, उसको लोग पिशावरी मुल्ला के नाम से याद करते हैं, तो उसकी फैमिली के काफ़ी सारे लोग अभी भी रहते हैं। खुद भी यहाँ बच्चा था, पिशावर में रहता था, हैदराबाद में, फिर यहाँ से लंदन। लेकिन वो एक अलग बात है। मेरे ख्याल में ये किसी के फायदे में नहीं है कि आप पाकिस्तान से एक तो तवक्को करें कि वो अफगान अमल में किरदार अदा करेगा और फिर आप गाली भी दें। तो मेरे ख्याल में उसकी यही एजेंडा है कि अफगानिस्तान में, मुख्तसर अल्फाज यही कहूँगा कि उनका एजेंडा शायद यही है कि अफगानिस्तान में अमन ही ना हो। सही। अच्छा ताहिर साहब, ये तो अभी एक तरह से अनऑफिशियल एक इंटरव्यू था, उसका भी एक हिस्सा जो अभी मजीद डिटेल्स आनी है, उसका एक हिस्सा जो है वो इस तरह से वायरल हुआ है और लोगों में बड़ा एक फ़ख्र और खुशी का इजहार किया जा रहा है कि बड़ा ही एक खुद मुख्तार मुल्क के शहरी होने का एहसास जो है वज़ीर आज़म ने उनको दिलाया है। लेकिन जिस किस्म की मुलाकातें हो रही हैं, जो राब्ते हो रहे हैं दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान, और जाहिर है कि अमेरिका ये अगर डिमांड करे, आप समझते हैं कि किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी की कोई तवक्को की जा सकती है ख़ासतौर पर इस बयान के बाद? और कुछ ये बातें भी की जा रही हैं कि ट्रंप दौर में जो मुअत्तल की गई थी जो अस्करी इमदाद थी $30 करोड़ की, शायद उसकी भी कोई ऑफर की जाए। क्या इससे पाकिस्तान की हुकूमत की कुछ सोच बदली जा सकती? एक तो सबसे पहले इसी सवाल से पहले कहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर जो उनकी क़ियादत है उसमें खुद भी इत्तिफाक नहीं है। चंद दिन पहले जब अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब का बयान आया, फिर कोई लीडर का आया था, तो उन्हीं दिनों में जो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी है उमर दाऊदई, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आज़म के इससे पहले वाले एक बयान का खैर मकदम भी किया, जब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सियासी हल के लिए कोशिश करेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहता है कि सियासी हल के लिए कोशिश तेज करे, तो उनको उन्होंने खैर मकदम किया। तो वो जो समझदार लोग वहाँ अफगानिस्तान में हैं वो समझते हैं पाकिस्तान की किरदार। आज पाकिस्तानी वजीर खारजा की मुलाकात जब हुई अफगान वजीर खारजा से, तो उनके अल्फाज भी उस तरफ से यानी मुस्बत थे और उन्होंने कबूल की पाकिस्तान की दावत, पाकिस्तान आने की दावत भी। तो ये है। अब हमारा जो है पाकिस्तान का, अब अफगान अक्सर पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान अपना असर इस्तेमाल करे।
इस वक्त बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू है। बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात अफगानों का मसला है, क्योंकि उन्होंने अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना। अब आप देखें, 12 सितंबर को मुज़ाकरात शुरू हुए, 10वें महीने में मुज़ाकरात दाखिल हुए हैं 12 जून से, और अभी तक दोनों फरीक एजेंडे पे भी मुत्तफिक नहीं हुए कि मुज़ाकरात का एजेंडा क्या होगा। अब इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से पहले से कुछ लोग प्रोपेगेंडा भी करते हैं। पाकिस्तान ने सहूलतकारी की है, पाकिस्तान अब भी सहूलतकारी के लिए तैयार है। और आज एक वक्त ने जाना था काबुल से कतर, जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला थे, हामिद करजई थे, कुछ और भी लीडर थे, और ये जो वक्त था जिसमें भी पाकिस्तान का रोल है, लेकिन पाकिस्तान कुछ चीजों के बारे में पब्लिकली नहीं कहता। लेकिन आज वो मुलतवी हुआ, मालूम नहीं कि वो टेक्निकल वजह से हुआ, क्या हुआ। खान साहब एक सवाल नहीं कर सकता है जी, पाकिस्तान नहीं कर सकता, ना करना चाहिए, इंटरनल मैटर है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो लास्ट अफगान वॉर में जिस तरीके से अमेरिका निकला और मुतहर्रिब जो जितने भी वहाँ पे धड़े थे, उन्होंने इवन के खाना काबा में जाकर भी एक मुआहदा किया और उसकी भी पासदारी नहीं की, और फिर अफगानिस्तान में जो हुआ वो एक तारीख का हिस्सा है पाकिस्तान का। लेकिन एक कंसर्न तो है कि अगर अफगानिस्तान में कोई पायदार हुकूमत नहीं बनती तो अफगानिस्तान के जो लॉलेस एरियाज हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहेंगे, और पाकिस्तान जो है वो बार बार कहता रहा अफगान हुकूमत से भी कि भाई वहाँ पे जो महफूज पनाह गाहें हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लें, दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लें, वो नहीं ले सकते। तो अफगानिस्तान में कियोस का मतलब है कि हमारे ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। तब आप नहीं समझते कि हमें कुछ सोचना चाहिए, और अगर कर सकते हैं तो करना भी चाहिए? पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने किया भी है। तालिबान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात 2018 में शुरू हुए थे अक्टूबर से, उसमें पाकिस्तान का किरदार है। ज़ल्मे खलीलजाद अमरीकी नुमाइंदे ने पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि मुल्ला बिरादर को रिहा करे, क्योंकि अमरीकियों का ख्याल था कि मुल्ला बिरादर अमन अमल में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने उनको रिहा कर दिया, उनको फिर तालिबान ने दफ्तर का सरबराह बनाया। पाकिस्तान ने फिर जब इनका मुआहिदा हुआ उसमें भी रोल है। बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू नहीं हो रहे थे, आपको याद है जब तालिबान को पाकिस्तान ने दावत दी वो पाकिस्तान आए, और उसी दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की डॉक्टर अब्दुल्ला से जो मुसालहती कौंसिल के सरबराह है उनसे खूब बात की है, और अब्दुल्ला ने खुद काबुल में ऐलान किया था कि 1 हफ्ते में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे बैनुल अफ़गानी, और वो शुरू हो गए। तो पाकिस्तान ने वो किया। पाकिस्तान ने फिर तर्जुल अमल जो बना है, रूल्स एंड प्रोसीजर जो बने हैं बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के 21 नुकात पे, उसमें भी चूंकि इत्तेफाक नहीं हो रहा था तो पाकिस्तान ने उसमें भी अपना असर इस्तेमाल करके वो भी शुरू हुआ कि मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान और क्या कर सकता है? पाकिस्तान किसी को उस गिरबान से तो नहीं पकड़ सकता, किसी के उस सर पे बंदूक तो नहीं रख सकता कि आप ये माने ये वो ना माने। ये तो अफगानों का अपना मसला है। पाकिस्तान सहूलतकारी की है, बिठाया है, अमरीकों को भी कहा है, फिर तालिबान को बार बार पाकिस्तान समझाता है कि आपको दुनिया ने तस्लीम किया है, आपके अमरीका से मुआहिदा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा ने उस मुआहिदे को तस्लीम किया है। तो अब मसला ये है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी अच्छी है कि उन्होंने बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात से एक लिहाज से अपने आप को इसलिए दूर रखा है कि वो लोग जो पाकिस्तान के बारे में मनफी वो फैलाते मजीद उसको एक मौका ना मिले। देखो ना, हम सुनते थे पहले अमरीकियों से भी कि ये जो बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात का सिलसिला होगा ये पेचीदा होगा, ये तवील होगा, वो सोच दुरुस्त थी, लेकिन उसका ये मतलब भी नहीं है कि आप एजेंडे पे भी 10 महीने में इत्तेफाक नहीं करते। तारिक खान साहब, ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर जितना भी वक्त हो उतना कम है, लेकिन ज़ाहिर वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें रही हैं अफगानिस्तान के मुज़ाकरात के हवाले से भी, अमल के लिए भी, और इससे पहले दहशतगर्दी की इस जंग में जिस तरह से पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान में जो है वो पायदार अमन ना हो, और उसके लिए अभी भी पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो जारी रहेंगी। लेकिन वज़ीर आज़म का जो ये बयान है कि हम किसी भी तरह से मुदाखलत नहीं चाहेंगे अफगानिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की सरजमीन है या किसी और की जो जंग है उसमें हिस्सा नहीं बनेंगे। अमेरिका को भी ये सोचना चाहिए कि इतना अरसा इस जंग में जो है वो इस तरह से इन्वॉल्व होके और अपने लोगों को भी उनकी जाने भी ज़ाया करके और पाकिस्तान को भी और दीगर एलाइज को भी शामिल करके क्या हासिल किया गया, मेरे ख्याल में इस पे सोचना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में क्या होता है। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे अपने अगले मौजू के साथ वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। हर
तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशाइंद ख़बर है और वो ये है कि गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसमें 63% इजाफा हुआ है और मई में गैर मुल्की बराह रास्त जो सरमायाकारी है उसमें 19 करोड़ 83 लाख डॉलर जो है वो हो गई है, जो गुज़श्ता साल के इसी महीने में 12 करोड़ 14 लाख डॉलर थे। इस तरह FDI में तकरीबन नाज़रीन 7 करोड़ 70 लाख डॉलर का इजाफा जो है वो गुज़श्ता चंद सालों के मुकाबले में एक बड़ा इजाफा है और बड़ी खुशाइन बात है। कितनी बड़ी तब्दीली है और आने वाले दिनों में क्या तवक्कुआत जो हैं वो रखी जा सकती हैं, जो मुआशी अशारिये हैं वो क्या बता रहे हैं, इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो है ये जो इजाफा हुआ है मुआशी आशारियों को हम अगर देखें तो ये गैर मुल्की सरमायाकारों का क्या एतमाद जो है वो बहाल हुआ है? FDI में जिस तरह से इजाफा हमने देखा है, अप्रैल में भी इजाफा हुआ, लेकिन मई में तो बड़ा रिकॉर्ड इजाफा जो है वो हम देख रहे हैं और इसकी वजूहात जो हैं उस पर अगर रोशनी डालें कि वो क्या है, किस तरह से फैसिलिटेट किया गया है इनको कि अट्रैक्ट हो गैर मुल्की सरमायादार, ज़रा वो थोड़ा सा अगर आप हमें बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि दुनिया ने ओपन अप किया आफ्टर कोविड, सो जो कि बिल्कुल ही नीचे चली गई थी चीज़ें, वर्ल्ड ग्रोथ भी कम हो गई थी, तो एक वर्ल्ड ग्रोथ भी पिकअप करना शुरू हुई। इसी तरह पाकिस्तान ने, हमने बारहा कहा है कि कोविड को अच्छा डील किया, सो ऑल्दो वी वर ओपन फॉर बिजनेस बट नाउ द वर्ल्ड ओपन फॉर बिजनेस, सो हमारी एक कनेक्टिविटी हुई। हमें ये देखना है कि जो FDI है इट इज़ प्रॉबेबली द बेस्ट हार्ड करेंसी इनपुट दैट कम्स टू पाकिस्तान और एनी कंट्री, इसलिए कि ये नॉन डेट क्रिएटिंग है। इसमें एक पोटेंशियल क्रिएट होता है कि देयर इज़ अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र अगर नए एरियाज़ में आ रही हो। इसमें तीसरा जो पोटेंशियल क्रिएट होता है जॉब्स के अलावा वो ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, बिकॉज अगर आपकी मईशत में उस जगह पे FDI आ रही हो जहाँ पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकें उन चीज़ों को पाकिस्तान में बनाकर, तो एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए और ये देखते हुए कि पाकिस्तान की मईशत में एक तो लोकल मार्केट बहुत बड़ी है, देखिए पाकिस्तान इज़ अ बिग कंट्री एंड अ बिग कंट्री ऑफ यंग पीपल, सो देयर इज़ अ वेरी बिग डोमेस्टिक मार्केट जी। दूसरा ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल एरिना में एक्सपोर्ट्स की बहुत सी गुंजाइश है। दो यस देयर हैज़ बीन एन एग्री प्रोडक्टिविटी शॉर्टफॉल, बट एग्रो प्रोसेसिंग, IT और ITES, फार्मास्यूटिकल, सो ये सारे एरियाज मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक काम किया जा रहा है और वो है रेगुलेटरी बेहतरी का, वो उसको टेक्निकली हम कहते हैं रेगुलेटरी गिलोटीन, बट इसका मतलब ये है कि जितने रेगुलेशंस हैं, स्टार्टअप, स्केलिंग अप और क्लोजिंग, यानी कि तीन जो बिजनेस साइकिल है एक फर्म का, उसमें एक बेहतरी की जाए। फिर आपने बजट में देखा कि SMEs की टैक्स की जो मराहत हैं वो बड़ी वाज़ेह थी। बड़े सेक्टर्स को तो मराहत चलती रहती हैं, पर आपने उसमें भी मराहत देखी। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि जो प्रोविंसेस हैं वो भी कुछ गियर अप कर रही हैं अपने, ना सिर्फ इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे बहुत काम हो रहा है। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनी, उसकी एक अथॉरिटी भी बन गई और उसने भी काम शुरू कर दिया। सो अगर इन सारी चीज़ों को आप कंबाइन करें और फिर रीजनल एरियाज़ में बहुत आपने देखा कि जैसे टूरिज्म है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो या हमारे अप नॉर्थ एरियाज़ में,
सो अगर आप इन सब चीज़ों को कंबाइन कर दें तो इनका एक इफेक्ट ऐसा है कि एक पाकिस्तान का एक बाब वो खुला है कि पाकिस्तान इज ओपन टू बिजनेस, पाकिस्तान इज ओपन टू कनेक्टिविटी, पाकिस्तान इज ओपन टू ग्रोथ। और जो ग्रोथ का मंत्रा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ममालिक में FDI रहा है इनिशियल स्टेजेस में जब ग्रोथ पिकअप हो रही थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि एक तो पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो या पाकिस्तान जो बॉन्ड्स फ्लोट करता है बहुत अच्छा हम रिटर्न दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भी हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी बैरून मुल्क में। दूसरी बात यह कि जो अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी के जो ट्रांसफ़र आप समझते हैं कितनी अहम है, क्योंकि आसपास के नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान, चीन हो गया या भारत या इवन के दूसरे ममालिक, वहाँ पर लेबर कॉस्ट बढ़ी है। पाकिस्तान में वो हालात नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू अब नहीं है उस तरह का, यहाँ पर जो एनर्जी का एक क्राइसिस हुआ करता था वो उस तरीके से नहीं है। और जिन दो चीज़ों का आपने जिक्र किया, स्पेशल इकनॉमिक जोन और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, तो इसमें जो टैक्स हॉलीडेज दी गई हैं, आप क्या समझते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, वो यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कर पाएंगे या नहीं? सो देखें, ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इसके दो तरीके हैं। एक जो तरीका है जिसकी मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल वियतनाम की। वियतनाम में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र इस तरह हुआ कि सैमसंग जो आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल, उसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो सारे वियतनाम में बनते हैं, और वो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे ये सब कुछ सेट हुआ जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन। मैं तो बारहा ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है एट अ वेरी हाई लेवल, तो इस तरह का कोई भी आपने नीश एरिया, यानी कि आपने चूंकि इसकी बात की एप्पल की, तो मैं उससे तशबीह दे रहा हूँ सैमसंग की, कि सैमसंग से 74 अरब डॉलर, 74 बिलियन डॉलर की पार्ट्स की एक्सपोर्ट होती है वियतनाम से वहाँ पे। सो इफ़ यू थिंक ऑफ दैट क्वांटम, ये तकरीबन 1/3 में बिल्ड हुआ है ये क्वांटम। सो वी हैव टू, सो देयर आर 3 एरियाज जहाँ पे ये बहुत पाकिस्तान में पॉसिबल है। देखें, पाकिस्तान की जो ऑटोमोबाइल की सनत है चूँकि बहुत अरसे से चल रही है, सो ऑटोमोबाइल में मे बी हम क्या किसी बड़ी EV कंपनी का, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का, चाहे वो BMW हो, टेस्ला हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे टोयोटा ही हो, क्या हम उसका पार्ट बन सकते हैं? सो दैट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। सिर्फ गाड़ियां बनाने की बात नहीं है, बट हम उसको क्या बाहर उसके पार्ट्स को सेल कर सकते हैं। फिर जो दूसरा एरिया देखें, जो बिगेस्ट एरिया जो बनेगा ना वर्ल्ड में, वो बनेगा मेडिकल इक्विपमेंट। बिकॉज जैसे इस वबा का ने आपको ये दिखाया है कि फार्मास्यूटिकल हैज नेवर बीन कूलर देन इट हैज बिकम टुडे, बिकॉज आपको जरूरत है मेडिकल इक्विपमेंट की, आपको टेस्टिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम है, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपसे करना चाह रही थी, वो ये कि अभी आपने जिक्र किया कि वो एरियाज जिनमें हम एक्सपोर्ट्स जो है उसमें इजाफा हो सकता है या बढ़ा सकते हैं, उनमें अगर इन्वेस्टमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से एरियाज़ में हो रही है, कौन से शोबों में हो पा रही है, और कौन से ऐसे शोबे हैं जिन पे हमें मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी देखिए, कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में चूंकि पावर का शॉर्टफॉल रहा है, सो पावर अभी भी एक बड़ा चंक ले रहा है ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो अदर एरियाज हैं जो इस साल में दिखाई दे रहे हैं। एक कम्युनिकेशन है विच इज़ वेरी गुड, विच काइंड ऑफ मीन्स कि हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रहे हैं, और तीसरा फार्मेसी में भी हुई है। इसके अलावा आई थिंक जो हमें भी ज़रूरत है, बिकॉज हम एग्रो प्रोडक्टिविटी को बेहतर करना चाहिए, आई थिंक जो फ्यूचर का एरिया है वो है लॉजिस्टिक्स का। लॉजिस्टिक्स से देखें मेरा मतलब क्या है, और इस पर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कई दफ़ा बात की है। उससे मतलब है वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन्स, फ्रेट फॉरवर्डिंग और ट्रकिंग। ये एक की एरिया है। क्यों मैं ये कहता हूँ, आप हैरान होंगे और नाजरीन भी हैरान होंगे कि 33% हमारा जो प्रोड्यूस है हमारे एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए हमारे रूरल एरियाज का, वो ज़ाया हो जाता है बिकॉज हमारे पास ट्रकिंग, वेयर हाउसिंग, कूल चेन्स, फ्रेट और की जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं है। तो क्या हम इसको बाहर जाके कोई ट्रकिंग कंपनी लाके इसको हल कर सकते हैं? मेरा ख्याल है वी हैव टू रियली थिंक अबाउट दिस। एंड वन मोर एरिया आई मस्ट से दैट पाकिस्तान हैज ग्रेट पोटेंशियल और हमें ज़रूर करना चाहिए, दैट इज मिनरल्स। मादनियात का बड़ा ज़ख़ीरा है हमारे पास, बलूचिस्तान में भी है, हमारे जो सी पोर्ट्स हैं, हमारे जो समुंदर हैं उसमें भी है। बिल्कुल सही। हम उम्मीद करते हैं खाकान नजीब साहब के हुकूमत ने ये एक
अगर टारगेट अचीव किया है, एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो अब एरियाज जो हैं या शोबे जो हैं उनके हवाले से भी मज़ीद तवज्जो मरकूज़ की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि उनमें भी मज़ीद जो है वो कोशिश की जाए कि जो FTI है उसमें इजाफा हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, कौमी असम्बली के बाद हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि बलोचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने भी आवाम को बड़ा मायूस किया। जो कुछ होता रहा बजट इजलास के दौरान बलोचिस्तान असम्बली के बाहर भी और अंदर भी, वो बड़ा ही अफसोसनाक है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया लियाकत शाहवानी आपके वक्त के लिए। ये हुआ क्या और ये क्यों नौबत आई, जबकि हम कौमी असम्बली में भी देख चुके थे और उस पर बड़ा ही अवाम मायूस हुए। उसके बाद हमने देखा कि अफाम तफहीम हो गई, मुआहिदा हो गया और लगा कि अब शायद इस तरह की दोबारा सूरत हाल जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर हमने देखा बलोचिस्तान में ये सब कुछ। मिशल, कौमी असम्बली में भी अपोजिशन ने इस रवैये का स्टार्ट लिया और बाद में उन्होंने रेगुलेट किया। जाहिर है वहां पर भी गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस ने उसको रिजॉल्व करना था और उन्होंने किया, और यहाँ पर भी अपोजिशन ने जो सेम मॉडल अपनाते हुए, मुझे तो ये लगता है जैसे बाय डिजाइन जो PDM की जमातें हैं इस हवाले से उनकी सोच में यकसुई, यकसानियत और यगानियत पाई जाती है बाय डिजाइन उन्होंने, क्योंकि बलूचिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा कथन कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर हमेशा गवर्नमेंट भी रही है, अपोजिशन बेंचेस बहुत माजरत के साथ लियाकत साहब, लेकिन ऑपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि सिक्योरिटी एहलकारों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनको रोका गया, उनके साथ सलूक जो है वो बड़ा बुरा किया गया, जिसके बाद फिर वो मुश्तइल हुए और ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। और कौमी असम्बली में भी वैसे सिर्फ अपोजिशन तो नहीं थी, ये एक तरफा कार्रवाई तो हो नहीं सकती ना, हुआ तो फिर उसका रिस्पांस भी दिया जाता है, दोनों तरफ से ही होता है। लियाकत साहब जी, मिसाल इस पे जो है अपोजिशन जो है आप खुद देख लें, क्या ऐसा कभी हुआ है कि असम्बली के ताले बजट वाले रोज असम्बली के गेट पे आकर ताले लगाए जाएं, असम्बली को बंद किया जाए, असम्बली में मिनिस्टर्स को इंटर होने नहीं दिया जाए? 65 अराकीन का हाउस है बलूचिस्तान असम्बली में, हर एक रुकन का ये इस्तेकाक है, ये इख्तियार है, दे आर ऑथराइज्ड टू एंटर द प्रेमिसेस ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। ये इख्तियार अपोजिशन को किसने दिया कि वो ताले लगा के अपने कारकुनों को बुला के, आउटसाइडर्स को बुला के असम्बली के अराकीन को रोकें, असम्बली के तकद्दुस को पामाल करें? वो असम्बली जिसके वो खुद अराकीन है, उसके तकद्दुस को पामाल करने की जो कोशिश की, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को वायलेट करने की कोशिश की गई, ये किसने किया ये बताएं। जी बिल्कुल। असम्बली के अराकीन ने लास्ट सेशन जब खत्म हुआ उसमें असम्बली फ्लोर पे उन्होंने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं। ये कब हुआ है कि अपने कारकुनान के हाथों में पत्थर तमाके गाड़ियों के शीशे तोड़े जाए? लियाकत साहब एक सवाल है कि रोड ब्लॉक करके। जी सही आप फरमा रहे हैं कि जो हुआ और जैसे गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हुए सिक्योरिटी एहलकार, सवाल ये है कि अगर यही एहतजाज कोई किसान कर रहे होते, क्लर्क्स कर रहे होते, स्टूडेंट्स कर रहे होते, सो पुलिस उन्हें ट्रकों में डाल के अब तक थाने मुंतकिल कर चुकी होती, मुकदमा दर्ज हो जाते और शायद उनको मार भी ठीक ठाक पड़ जाती, जो कि नहीं होनी चाहिए यकीनन। सवाल ये कि अब अगर ये पार्लियामेंटेरियंस थे, अहम लोग थे, सूबाई असम्बली के मेंबर्स थे, तो बताएं कितनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कितनों को गिरफ्तार किया? क्योंकि सारी कार्रवाई तो कौम ने देखी, बल्कि पूरी दुनिया ने देखी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। कल हमने जो है होम डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन कमेटी हमने कॉन्स्टिट्यूट कर ली है। इस पे जो जिम्मेदारान हैं, जो भी हैं, उन जिम्मेदारान को जो है आइडेंटिफाई किया जाएगा। विजुअल्स जो है सारे मौजूद हैं। कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, जो जो इसके जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ बाहर सूरत बाहर हालत यकीनन कार्रवाई होगी, क्योंकि ये एक ऐसा कल्चर डेवलप किया जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि जिसकी वजह से जो है पूरा आपका जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल आपका एरिना है, पॉलिटिकल लोग हैं, कल्चर है, ये सारा मुतासिर होगा। हम इस प्रैक्टिस को कंडम करते हैं और इसको आगे बढ़ने कतई हम नहीं देना चाहते। और खसूसन अपोजिशन की वो जमातें जो पॉलिटिकल नॉर्म डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आपके सामने उनके विजुअल सामने आए। कल जो है असम्बली का इजलास 4 बजे होना था, 12 बजे असम्बली के अराकीन जो है वो असम्बली में इंटर होके वहां पे उन्होंने जो बैरिकेड्स बनाए और अपने वर्करों को जो इन्होंने इंटर करने की कोशिश की और कबल वक्त जाके उन्होंने प्लानिंग की। 5 दिन कबल इन्होंने धरना दिया, सिटिंग किए, रोड ब्लॉक किए, इवन रोड्स पे एम्बुलेंसेज और पेशेंट्स को जाना जो है इन्होंने अलाउ नहीं किया। और ये अपने आप को अवाम कमेटी रिपोर्ट कब सर पेश कर देगी ये बता दीजिए? जी, वो कमेटी जो बनाई है वो रिपोर्ट कब पेश करेगी?
वो बहुत जल्द रिपोर्ट सामने आएगी और हम इंशाल्लाह पब्लिक करेंगे। आज तक जितने भी हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किए, जो उनके रिपोर्ट आए, हमने उसको पब्लिक किया है, इसको भी हम पब्लिक करेंगे। और मीडिया से भी गुजारिश है कि आज ये सोशल मीडिया पे जो विजुअल सामने आपके आए हैं, जिस तरह ये जितने कारकुनान इन्होंने बुलाए थे, क्या ये कोलिशन पार्टनर्स के थे, गवर्नमेंट के थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के थे, ये कौन लोग थे? क्या किसी आउटसाइडर को ये इख्तियार हासिल है कि असेंबली के प्रेमिसेस को विदाउट पास जो है विजिटिंग पास वो इंटर हो सके? तमाम इनके कारकुनान जो है गेट तोड़ के वो गेट प्लान के अंदर चले गए थे, पहले ही सारे इन्होंने प्लानिंग की थी। हमारा तो कैबिनेट इजलास तकरीबन 3 बजे शुरू हुआ और कैबिनेट इजलास जो ही खत्म हुआ, जो ही हम बजट पेश करने के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के साथ पहुंचे, तो उससे पहले असेंबली को जो यरगमाल बना लिया जा चुका था, असेंबली के अंदर ये इंटर हो चुके थे, इनके कारकुनान इंटर हो चुके थे और ये हमारी पुलिस की एक बेहतर परफॉर्मेंस कल सामने आई। अगर प्रॉपर परफॉर्म नहीं करते, ये इन्होंने गमले तोड़े, हमारे खवातीन अराकीन ने उन पर हमले किए, स्कीम साहब पे इन्होंने हमले किए, तो पता नहीं क्या हो जाता। जी लियाकत साहब, उसके बाद भी किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी का एलिमेंट तो हमें नजर नहीं आ रहा। उल्टा ऑपोजिशन जो है वो तो ये कह रही है कि पूरे सूबे में मुजाहिरों का ऐलान किया गया है और हम एहतजाज करेंगे, और उनका कहना यह है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, बजट में फंड्स जो हैं वो हमारे लिए नहीं रखे गए। तो ये इस किस्म की बातें की जा रही हैं और हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं किए जाएंगे एहतजाज जारी रहेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है, क्या एजेंडा अपोजिशन का आपके ख्याल में? देखिए, पुरअमन एहतजाज का हम सब का हक है। आईन पाकिस्तान के तहत कोई भी शहरी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ट्रेड यूनियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पुरअमन एहतजाज करता है, ये उसका राइट है। लेकिन उसके नॉर्म्स, जो कल्चर है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, उससे किसी और शख्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, उससे तोड़फोड़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी हाथों पे अमलावर नहीं होना चाहिए, गमले नहीं तोड़ने चाहिए, शीशे नहीं तोड़ने चाहिए। ये हम सबका हक है। वो भले पूरा साल ये एहतजाज करते रहे, हमें कोई एतराज नहीं। वैसे भी 360 दिन ये एहतजाज नहीं करते, बजट के 5 दिन जो है इनको आवाम भी याद आ जाती है, इनको जो है अवामी मुफादात भी याद आ जाते हैं और फिर ये आकर जो है इस तरह के सिटिंग करते हैं। नंबर 1। सेकेंडली, जो आपने उनका जिक्र किया कि मुतालबात, पहले उनसे ये पूछे कि वो जब ये गिला कर रहे हैं कि उनके हल्कों में तरक्याती मंसूबे शुरू नहीं कर रहे हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जो गवर्नमेंट के सपोर्टर है, उनके आइडेंटिफिकेशन पे उनके हल्कों में बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि काम तो किया जा रहा है, लेकिन उस काम से ये खौफजदा है, उस तरक्याती मॉडल से ये खौफजदा है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की विजन से खौफजदा है। इनको 2 साल जो है इन जमातों को पहले भी, चाहे उसमें जो ये IF है या BNP है, इनकी गवर्नमेंट रहे हैं, गवर्नमेंट के पार्टनर्स रहे हैं, अपने दौर में इन्होंने क्या बलूचिस्तान के लिए खिदमत किया। 2 साल जो है इनकी हुकूमत रही, 2 साल में इन्होंने 2 मंसूबों पे काम नहीं किया, 2 PMs की जॉब से किसी को अपॉइंट नहीं किया। अब गवर्नमेंट में आते साथ ही उन्होंने जो है जॉब्स पे और डेवलपमेंट स्कीमात पे बैन इम्पोज कर दिया। तो इनका तो ये मॉडल है। आपका मौका पाके बहुत शुक्रिया लियाकत शवानी साहब, आपके एक चीज मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जितनी ये ऑपोजिशन में जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मजहबी जमातें, ये सब किसी ना किसी अरसे में बलूचिस्तान पे हुकूमत कर चुकी हैं। तो उनसे कोई ये पूछे कि बलूचिस्तान की जो ये हालत है, अब ये कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए जा रहे, जो जब दिए जा रहे थे उस वक्त आपने क्या काम किया बलूचिस्तान के लिए? बिल्कुल सही। लियाकत शवानी साहब को हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं उनके वक्त के लिए। और बहरहाल चाहे कुछ भी मुतालबात हों, आपके जायज़ मुतालबात हैं, तो उसका भी एक तरीका है, जो रवैया हमें नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों का है जो कि रोल मॉडल्स के तौर पर होने चाहिए, नज़र आने चाहिए, इनको आवाम फॉलो करती है, और बड़ी मायूसी होती है जब इस तरह का रवैया अख्तियार किया जाता है। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।